नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों और जय हिंद सभी को। मेरा नाम भीम थापा है। मैं आसाम राज्य के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जिसे तिंकुपत्र कहा जाता है, मैं एक छोटे से गांव का निवासी हूं। और मैं आज आप लोगों का सामने बेरोजगारी क्या है और उस बेरोजगारी से हम किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, मैं इसके बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, इकोनॉमी अच्छा से चल रहा है, उसे बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस इकोनॉमी को जो डेवलपिंग से डेवलप होने के लिए और ऐसा बहुत सारा स्टेप है जो हमें लेना चाहिए। सर्वप्रथम बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का अर्थ तो शायद मुझे लगता है हमारे देशवासियों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का अर्थ हम जैसे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्हें आराम से पता है, अच्छे तरीके से पता है। तो बेरोजगारी का अर्थ तो यही है कि जिस तरह से आप लोग जानते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो एजुकेटेड होते हुए भी जॉबलेस है, क्योंकि हम सरकार को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो रिजर्व फंड जमा होता है सरकार का, वो सरकार तो हमारे सरकार यूटिलाइज तो कर रही है, लेकिन उस हिसाब से हमें भी आम जनता को भी सोचना चाहिए। आम जनता भी कहीं ना कहीं इसमें सरकारी जो एक सेवा सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम, उनमें हम आम नागरिक को भी जरूरी है कि हम भी कुछ समझे और कुछ समझ के अपनी सोच बूझ से कुछ काम करें, ताकि देश के आर्थिक स्थिति को हम मजबूत बना सके। बेरोजगारी का अर्थ मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये सभी बेरोजगारी का अर्थ तो स्पष्ट है। अभी देखा जाए तो इस बेरोजगारी से हम लोग किस तरह से छुटकारा पा सके, रास्ता तो बहुत आसान है, लेकिन हमें इन आदतों को हमें अपने अंदर स्वीकारना चाहिए। नंबर एक पॉइंट, अगर हम एशिया के ही बहुत सारे ऐसे देश को देखें, जैसे कि हो चाइना हो या फिर जापान हो, साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, वो सभी इनोवेटिव आइडियाज़ को बहुत ही गुरुत्व देते हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ हो या फिर क्रिएटिविटी हो या फिर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च पर वे लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और जो भी इनर टैलेंट है, जैसे कि मान लीजिए कोई डांस कर सकता है, कोई गाना गाने में अच्छा है, कोई आपका गिटार बजाने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, ये सभी प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम चाइना लगातार कर रहा है। जैसे कि आपका बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, जैसे कुछ दिन पहले टिकटॉक था जो इंडिया में अभी बंद हुआ है, तो इस तरह का टिकटॉक हो चाहे इस तरह का बहुत सारे ऐप्स है जो चाइना क्रिएट करती है। तो इन सारे ऐप्स से वो लोगों का इनर टैलेंट निकल के बाहर आता है और वो अच्छे तरीके से पैसा कमा लेता है। तो कहीं ना कहीं चाइना का अगर देखा जाए तो वो अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जो जहाँ जिस देश में अभी 21st सेंचुरी में जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज होता है, जिस देश में, उस देश का आर्थिक स्थिति मजबूत है। और शायद मुझे लगता है सबसे पहला कदम हमें भी टेक्नोलॉजी और रिसर्च में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए, और जो हमें भी इनोवेटिव आइडियाज़ को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो हमारे 28 राज्य है और काफ़ी सारे यूनियन टेरिटरीज भी है देश में। 28 राज्यों में से अगर हम प्रतिभा की बात करें तो हमारे युवक युवती में, हमारे जो यूथ है, उनमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। मुझे लगता है कि हमें अगर सही तरीके से युवा पीढ़ी को अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वे काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे छा सकते हैं, चाहे वो गाने की क्षेत्रों पे हो, चाहे वो डांस की क्षेत्रों पे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में है। इंडियन लोगों में ज्ञान की कमी नहीं है, बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, प्रतिभा की कोई कमी नहीं। तो मुझे लगता है इन सब प्लेटफॉर्म के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें अभी हार्ड वर्क नहीं, भारत के लोगों को अभी स्मार्ट वर्क की सख्त से सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है अगर देश को अगर उन्नति करवाना है तो इस गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, जो कि हमारा देश बहुत ही बहुत ही जो पीछे है, जो खेल कूदों में हो, स्पोर्ट्स
एंड एंटरटेनमेंट, ये दो चीज़ों में भारतवर्ष काफ़ी पीछे है। एंटरटेनमेंट की बात तो कोई बात नहीं, बॉलीवुड अच्छा से काम कर रहा है, ऐसे सिनेमा जगत हमारे भी टॉलीवुड है, कॉलीवुड है, जॉलीवुड, बहुत सारे ऐसे फिल्म जो एंटरटेनमेंट का रास्ता है, वहाँ से बहुत सारा को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, वो अलग से बात है। एंटरटेनमेंट अच्छा हो रहा है तो स्पोर्ट्स में भी हमें बहुत सारे ध्यान देना चाहिए। हमारे सभी स्पोर्ट्स को, जिस तरह से आईपीएल हो गया, आईएसएल हुआ, तो ये सभी सारे सिस्टम को कॉमर्शियलाइज करना है। हमें जो भी टैलेंट है उसको कॉमर्शियलाइज सिस्टम में हमें देखना है। देश को अगर अमीर बनना है, इकोनॉमी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे पहला कदम गवर्नमेंट का होना चाहिए और हमारा भी होना चाहिए कि हम हमारा जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसे हम कॉमर्शियलाइज करें। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, हम जैसे यूथ को, जो भी प्रतिभाशाली युवक है, उन सभी को एक एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, हर एक चीज़ को कॉमर्शियलाइज करना है। चाहे कोई डांस हो, चाहे फिर गाने हो, चाहे गिटार बजाना हो, चाहे बांसुरी बजाना हो, बहुत सारे ऐसे प्रतिभा है, सभी को कॉमर्शियलाइज करना चाहिए और सभी को उस कॉमर्शियलाइज सिस्टम से कुछ ना कुछ उन्हें भी अनुदान मिलना चाहिए, कुछ भाग उन्हें भी मिलना चाहिए। जैसे आईपीएल में ऐसा ऑक्शन होता है, आईपीएल के खिलाड़ियों को ऑक्शन किया जाता है, उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। आईएसएल, इंडियन सुपर लीग में भी ढेर सारा पैसा मिलता है। तो उसी तरह से हर एक राज्य में स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट का क्षेत्र में, फिल्मी जगत में हमें ज़्यादा ध्यान देना है। एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में हमें ज़्यादा ध्यान देना है और खेल कूदों में भी हमें पूरी तरीके से कॉमर्शियलाइज करना है। और हमारे देखिए, अगर हमारे देश की अगर सभी राज्यों को अगर तुलना की जाए विश्व रूपरेखा में, अगर एक साइड में विश्व को तुलना, एक साइड में विश्व को और एक साइड में सिर्फ भारत को रखा जाए और इन विश्व और भारत को अगर एक ही पक्ष में रख के तुलना कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ भारत एक ऐसा देश है जो अगर सही तरीके से पैसे का जो गवर्नमेंट रिजर्व फंड है, अगर उसका सही तरह से यूटिलाइजेशन हुआ तो ये विश्व में राज कर सकता है भारत। और इसके लिए ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए, मिनिमम 20 साल में हमारा देश दुनिया को राज कर सकता है। वो कैसे? अगर आप देखिए, अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। और एशियन कंट्री जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे भी बहुत गर्मी होता है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्वेटर वगैरह नहीं पहनते वो लोग, वहाँ पे एक पतले सारे कपड़े पहनने होते हैं क्योंकि वहाँ पे हवा चाहिए होती है। गर्मी ज़्यादा है, अराउंड 60 डिग्री या फिर 65 डिग्री सेल्सियस वहाँ का गर्मी रहता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक पतली सी, जैसे हम यहाँ पे वेस्ट लगाते हैं, तो वहाँ के लिए वैसा उस तरीका का कपड़ा हम इंडिया में भी, हमारे ढेर सारे फैक्ट्री है, जैसे गुजरात में हो, गुजरात के सूरत में हो, केरला में हो, साउथ में तो ज़्यादा है फैक्ट्री, और हमारे यहाँ पे मुंबई में हो, ये सारे स्टेट में कपड़े ज़्यादातर कपड़े की मशीन है, तो मतलब वहाँ पे कपड़ा सिलाई जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है यहाँ पे। इन सारे स्टेटों को मिला के एक तैयार करना चाहिए, एक संधि करना चाहिए उन सारे गल्फ कंट्रीज में जहाँ पे जिस जगह में वहाँ पे जो गर्मी ज़्यादा है वहाँ के लिए कपड़े हम बना सके, उसके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जहाँ ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे हो गया अंटार्कटिका में, और फिर ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लिए हमारे देश से स्वेटर वगैरह जो भी गर्मी में लगाई जाती है, उनके प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से आगे ले जाना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये सभी चीज़ों को बाहर देशों के साथ संधि करके हमें बहुत तो ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें मौका मिल सकता है। और रही दूसरी बात, और हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेप है जो हम अपने देश को इकोनॉमी को, हमारा देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम काम कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो टूरिस्ट इलाका है, जैसे कि मान लीजिए आप साउथ में जाइए, कितने अच्छे से केरला में है, तमिलनाडु में है, और आपका कर्नाटक में है, इंडस्ट्रियल सिटी में, बहुत ऐसे सारे जगह है इंडिया का टूरिस्ट। जैसे नॉर्थ ईस्ट में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य है, उनमें से सिक्किम है, मेघालय है,
आसाम है, मिजोरम है, मणिपुर है, और इससे ऐसे बहुत सारे हमारे जो ये अरुणाचल है, यहाँ पे टूरिस्ट जोन हो सकता है अगर गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान दे। अगर करोड़ों रुपया अगर यहाँ खर्च करके नॉर्थ ईस्ट में, अगर भारत सरकार अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर पैसे खर्च करके टूरिस्ट जोन बनाना चाहे तो दुनिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करने वाला जगह बन सकता है नॉर्थ ईस्ट। वहाँ से भी बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वहाँ पे भी टूरिस्ट द्वारा भ्रमण किए जाने पर वहाँ के युवक को नौकरी भले ही ना मिले, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट कुछ दुकान खोल के भी अपना जीवन गुजार सकते हैं, वहाँ से अच्छी प्रॉफिट कमाई जा सकती है। हमें टूरिस्ट को किस तरह से अट्रैक्ट करें उसके लिए भी हमें नॉर्थ ईस्ट को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा इलाका है, ऐसा राज्य है जहाँ पे टूरिस्ट लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगल, पहाड़, पर्वत, जो नदी वगैरह है यहाँ पे ज़्यादा है, तो टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में भी ढेर सारा पैसा खर्चा करके अगर टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके तो यहाँ से भी बहुत सारे युवक को, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वहाँ के युवक युवती को, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है वहाँ उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। और दूसरी बात, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो हम कहीं ना कहीं हम अभी तो फिलहाल काम तो चल रहा है, फिर भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। और दूसरी बात, हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमें वाणिज्य की तरफ और देखना है, क्योंकि वाणिज्य एक ऐसा साधन है जिस साधन के जरिए दुनिया को राज की जा सकती है। अभी आप देखिए गल्फ कंट्रीज के, एशियन कंट्रीज में से कतार को लीजिए और मलेशिया को लीजिए, दुबई को लीजिए, वो लोग क्या करते हैं, तेल है वहाँ पे और ज़्यादा स्टील का मैन्युफैक्चरिंग, जो सबसे ज़्यादा स्टील का मैन्युफैक्चरर दुबई के लोग ही हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हम लोग भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो स्टील का मैन्युफैक्चर में हम ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो भी प्रोडक्शन सेंटर है, तो कोई भी प्रोडक्शन यूनिट हो, चाहे वो जो स्टील का हो, लोहे आयरन का हो, चाहे कोई भी सारे बिजनेस का क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट हो, हमारे गवर्नमेंट को स्वीकारना चाहिए। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को के भी एक सीमित नियम रखे, फ्लेक्सिबल करके उन्हें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी क्योंकि अट्रैक्ट करना जरूरी है। क्योंकि चाइना की अगर बात करें तो 20 सालों में चाइना आज इसलिए उस ऊंचाई पर है क्योंकि चाइना के अलावा ऐसे बहुत सारे, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वही लोग ने भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे तो जीरो टैक्स में देते हैं। क्योंकि दुबई, मलेशिया, अबू धाबी, वहाँ पे अगर आप देखें तो वही लोग क्या करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जीरो इंटरेस्ट पे वहाँ पे फॉरेनर जो इन्वेस्टर होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वही लोगों को फ्री टैक्स में वहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए परमिशन दिया जाता है। इसलिए वही देश डेवलप्ड है। इसलिए हमें भी अगर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो वाणिज्य का क्षेत्र में हमें ध्यान देना है। दोस्तों, हमारे देश के जब आज़ाद हुए थे तो जब पहला कैबिनेट बना था तब एक स्लोगन चला था कि जय जवान जय किसान। मैं बोलता हूँ 2021 आने वाला है, मैं बोलता हूँ अभी जय जवान जय किसान से नहीं चलेगा, अभी चलेगा जय वाणिज्य और जय विज्ञान। क्योंकि विज्ञान और वाणिज्य, विज्ञान मैन्युफैक्चर करता है, नया साधन को बनवाता है, रिसर्च करता है और उसको तभी वैल्यू मिलती है। उन मैन्युफैक्चर किया गया, प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट को तभी वैल्यू मिलता है जब हम वाणिज्य की तरफ उसे कॉमर्शियलाइज करते हैं। तो अभी का 21st सेंचुरी में हमें ध्यान देना है कि वाणिज्य और विज्ञान, जय वाणिज्य और जय विज्ञान के नारे से हमें आगे चलना है। तो मुझे लगता है अगर और भी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैं अगले वीडियो में बताना चाहूँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और मैं हमेशा ऐसे वीडियो लेके मैं आते रहूँगा। और बस आप अभी के लिए मैं इतना में ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। तो आगे आने वाला समय हम मिलते रहेंगे और ऐसे सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं लेके आना चाहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।